नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज सिंह एक बार फिर से आप सभी के समक्ष एक इंडियन ज्योग्राफी का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर उपस्थित हुआ हूं। जैसा कि इसके पहले हम सभी जलवायु का अध्ययन कर रहे थे, उसी कड़ी में जलवायु में ही आज हमारा टॉपिक है चक्रवात। चक्रवात क्या होती है, चक्रवात की उत्पत्ति क्या होती है, कैसे होती है, परिस्थितियाँ कैसे क्रिएट होती हैं, जब चक्रवात तैयार होता है कैसे उत्पत्ति होती है, उसकी विशेषताएँ क्या हैं, और चक्रवात की आँख क्या होती है, चक्रवात की दीवार क्या होती है, चक्रवात में कहाँ पर बारिश होती है, कहाँ पर नहीं होती। ऐसे बहुत सारे सवाल आप सभी के जहन में घूम रहे होंगे। तो चलिए आप सभी के इन सवालों का बहुत ही आसानी से, बहुत ही सरल शब्दों में आप सभी को इनके सवाल के जवाब समझाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ और उम्मीद करता हूँ आप सभी को समझ में आएगा। तो बिल्कुल माइंड फ्री होकर, बिल्कुल टेंशन मुक्त होकर, चिंता मुक्त होकर आप पढ़िए, आराम से लेक्चर को मेरे ज्वाइन करिए और बहुत ही आसानी से समझने की कोशिश करिए। जैसे कि ये कुछ फिगर्स आपके सामने बनाए गए हैं, पहले आप समझ लें। ये भारत का दक्षिणी भारत है, दक्षिणी क्षेत्र जो कि मैंने बनाया है, जहाँ पर चक्रवात अक्सर आते हैं और जब भी आते हैं यहीं पर आता है। ये है चक्रवात चक्रवात क्या होता है, चक्रवात कितने एमबी के आता जाता है। ये है चक्रवात की आँख की दीवार, ये उसके बादल है, कहाँ पर बारिश होगी कहाँ पर नहीं होगी। ये पॉइंट्स का मुझे अध्ययन करना है। चक्रवात क्या है, चक्रवात की आँख क्या है, चक्रवात बनने की परिस्थितियाँ क्या होती हैं, ऊष्ण चक्रवात तक ऊर्जा के स्रोत और चक्रवात की मृत्यु की अंततः कैसे हो जाती है। तो चलिए देखते हैं। वैसे तो ये पता है आप सभी को कि भारत में जो चक्रवात है प्राय बंगाल की खाड़ी में आते हैं। ठीक, बंगाल खाड़ी में ये चक्रवात उत्पन्न होते हैं और पूर्व से पश्चिम की ओर प्रवाहित होते हुए भारत में प्रवेश करते हैं। रीजन भारत में चक्रवात बंगाल की खाड़ी में क्यों आता है, अरब सागर में क्यों नहीं आता है। बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही सवाल है, आप सभी के जहन में घूम रहा होगा। चलिए देखते हैं ऐसी कौन सी बात है। चक्रवात क्या है, गोल गोल घूम रहा है, चक्र है। वात यानी हवा गोल गोल घूम रही है, इसलिए चक्रवात हो गया, यानी चक्र की भांति गोल गोल घूम रही है, इसलिए उसको चक्रवात बोल देते हैं। चलिए सबसे पहले देखते हैं बंगाल खाड़ी में क्यों आते हैं। रीजन किसी भी महाद्वीप के पूर्वी तट पर या पूर्वी छोर पर या पूर्वी दिशा में जो भी सागर महासागर होते हैं वो गर्म जलधारा वाले होते हैं, और जो पश्चिमी तट पर या पश्चिमी छोर पर पश्चिमी दिशा में होते हैं वो ठंडी जलधारा वाले होते हैं। इसलिए बंगाल क्या है, भारत के पूर्वी तट पर है, पूर्वी दिशा में है, इसलिए गर्म जलधारा वाला सागर है, इसलिए यहाँ पर चक्रवात उत्पत्ति होती है। चलिए आगे। जैसे कि आप सभी जानते हैं 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है, वहीं पर 21 जून को दक्षिणी गोलार्ध का सबसे छोटा दिन होता है। बिल्कुल सही बात। चलिए 21 जून से जब सूर्य दक्षिणायन होना शुरू हो जाता है तो 21 जून के बाद 22 और 23 सितंबर को या 22 या 23 सितंबर को उत्तरी और दक्षिणी दोनों गोलार्धों में दिन और रात बराबर होते हैं। ठीक, यहाँ पर 22 और 23 सितंबर आते आते चक्रवात सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर लंबवत चमकने लगती हैं, लंबवत पड़ने लगती हैं, और साथ ही हमारा ITC-Z जो अभी तक उत्तरी गोलार्ध में या उत्तर भारत में था, अब वो दक्षिण भारत में प्रवेश कर चुका होता है, जिसके चलते ITC-Z के दक्षिण भारत या दक्षिणी छोर पर पहुंचने या विषुवत रेखा के निकट पहुंचते बंगाल खाड़ी और अरब सागर काफ़ी गर्म हो चुके होते हैं। जैसा कि पहले मैंने आपको बता रखा है कि सागर और महासागर या महासागर और वहीं पर स्थल एक दूसरे की अपेक्षा जब सागर देरी से ठंडे गर्म होते हैं, वहीं पर स्थल जल्दी से ठंडे और जल्दी से गर्म हो जाते हैं। जब यहाँ पर ठंडी का एहसास होना शुरू हो जाता है स्थलों पर, तो वहीं पर बंगाल खाड़ी और अरब सागर गर्म होना शुरू होते हैं, अर्थात सागरों की जल राशियाँ गर्म होना शुरू होती है, सतही जल गर्म होना शुरू होता है, जिसके चलते अब यहाँ पर वाष्पीकरण क्रिया तेज से होना शुरू हो जाएगी। जब वाष्पीकरण क्रिया तेज होगी तो वाष्पीकरण तेजी से होगा, वाष्पीकरण जब तेजी से होगा तो उसके चलते कुछ कंडीशंस हैं जब आपका चक्रवात बनेगा। भारत में जो चक्रवात है आपका सितंबर महीने के लास्ट में या अंतिम सप्ताह, अक्टूबर महीने या नवंबर माह के प्रथम सप्ताह में आता है भारत में चक्रवात। यही कंडीशंस है। आप देखिए जब भी चक्रवात आता है इस समय होता है, आप न्यूज़ में देखते हैं कि तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, इन सब राज्यों के जो भी लोग हैं वहाँ से उनको हटा लिया जाता है, क्योंकि जो मौसम विभाग है वो पहले ही
अनाउंसमेंट कर चुका होता है, घोषणा कर चुका होता है कि यहाँ पर चक्रवात इतनी स्पीड से पहुँचने वाला है। इस समय इस दिन यहाँ पर बंगाल खाड़ी में चक्रवात उत्पन्न होने वाला, जन्म लेने वाला है और इस समय इतने बजे तक भारत के पूर्वी तटीय क्षेत्रों से टकराएगा। तो ये वही चक्रवात है जो कि पूर्व से पश्चिम को प्रवाहित होता है, अर्थात पूर्व से पश्चिम को आता है तभी भारत का पूर्वी तट पड़ जाता है। ठीक, चलिए सितंबर, अक्टूबर, नवंबर के माह में भारत में प्रवेश करते हैं। साथ ही इसका जो प्रभाव, इसका जो प्रकोप है, ये उत्तर भारत में भी कुछ कुछ नज़र आता है। जैसे पश्चिम बंगाल में कलकत्ता, बिहार में पटना, उत्तर प्रदेश में आपका इलाहाबाद, कानपुर होते हुए दिल्ली तक पहुँच कुछ मात्रा में इसका कुछ असर, कुछ प्रभाव बूंदाबांदी के रूप में नज़र आता है। ठीक, साथ ही ये है आपका चक्रवात, उष्णकटिबंधीय चक्रवात जो है वह केंद्र जहाँ होता है वहाँ पर निम्न वायुदाब का क्षेत्र तैयार होता है। मैंने आपको बता रखा है कि निम्न वायुदाब का क्षेत्र जैसे ही तैयार होता है, उस क्षेत्र को भरने के लिए निम्न वायुदाब वाला प्रेशर, लो प्रेशर जोन जो है, उसको भरने के लिए हवाएं बहुत तेज़ी से आती हैं। तो जब हवाएं बहुत तेज़ी से आती हैं तो मानसूनी हवाएं, यानी मानसून या सागर से आती हैं, तो वो मानसून को अपने साथ लेकर आती हैं। तो वो हवाएं जैसे बहुत तेज़ी से आती है उस चक्रवात को भरने के लिए, उस क्षेत्र को भरने के लिए, लेकिन उस क्षेत्र के एक क्षेत्र तक पहुंचने के बाद आगे नहीं पहुंच पाते, अर्थात चक्रवात के केंद्र तक नहीं पहुंच पाते हैं। रीजन, चक्रवात के केंद्र को हम चक्रवात की आंख के नाम से जानते हैं। ये मैंने लिख रखा है, ये एरो से इंडिकेट भी कर रखा है। तो चक्रवात के केंद्र को चक्रवात की आंख के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर जैसे तेज़ी से, बहुत तेज़ हवाएं आई, तो ये जो एरिया है इसके आगे हवाएं नहीं जा पाएंगी, और हवाएं आगे नहीं जा पाएंगी जिसकी वजह से आगे न चल पाने के कारण ये हवाएं यहीं पर ठहर जाती है। जब ठहर जाती है तो चक्राकार पथ पर घूमने लगते हैं। जब ये घूमने लगते हैं तो यहाँ जो क्षेत्र होता है, यहाँ 920 MB यानी मिलीबार, उसके ऊपर 940 मिलीबार, 960 मिलीबार, 970, 980 ऐसे बढ़ता चला जाता है, यानी इनके स्पीड मिलीबार। ठीक, ये स्पीड होती है। तो इस स्पीड से जैसे जैसे दूर जाएंगे उतना ज़्यादा इनकी स्पीड बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे केंद्र की ओर आएंगे इनकी स्पीड घटती जाएगी। रीजन, क्योंकि जब भी ये हवाएं आती हैं इतनी स्पीड से, तो ये इनका चक्रवात की वजह से हवाएं आगे बढ़ नहीं पाती, तो हवाएं क्या चक्राकार पथ पर घूमने लगते हैं, जिसको हम चक्रवात के नाम से जानते हैं। क्लियर? आगे, चक्रवात की आँख क्या होती है? चक्रवात तो समझ लिए आप। क्लियर? चक्रवात की आँख क्या होती है? ये जो चक्रवात के केंद्र होता है इसको हम चक्रवात की आँख बोलते हैं। यहाँ का जो क्षेत्र होता है, ये जो एरिया होता है, यहाँ पर हवाएं बहुत तेज़ी से आती है। जैसे ये है चक्रवात की आँख, ये वाला क्षेत्र, ये ठीक, और ये जो गोल गोल यहाँ पर आपको नजर आ रहा है ये दीवार है। क्लियर? क्योंकि ये जैसे ये हवाएं तेज़ी से आती हैं तो एक सीमा यानी चक्रवात की आँख के केंद्र की ओर आते आते ठहर जाती हैं। जब ठहर जाती हैं तो ये अचानक समय पर ऊपर उठती है, यानी आते ही अवसरित हो जाती है। अवसरित यानी लड़ती हैं, एक दूसरे से नहीं लड़ती, एक सीमा पर आकर ठहर जाती है। ठहरते ही रुक तो सकती नहीं हवाएं, तो ये क्या ऊपर उठना शुरू हो जाती है। जब चक्रवात की आँख के सहारे, दीवार के सहारे ऊपर उठती हैं तो यहाँ पर जो इनके अगल बगल का जो क्षेत्र होता है वो घने काले कपासी मेघ तैयार हो जाते हैं, अर्थात ज़बरदस्त घने बादल तैयार होते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर ज़बरदस्त बारिश होती है। हवा तेज चलती रहती है, जिसके कारण हवा ज़बरदस्त बारिश होती है। तो ये जो क्षेत्र है, चक्रवात की आँख वाला जो क्षेत्र है, यहाँ पर बिल्कुल मानसून खुला होता है, बिल्कुल खुला होता है। ज़रा सा एहसास इस चीज़ का इल्म नहीं होता है यहाँ पर खड़े हुए व्यक्ति को कि बाहर तबाही भी चल रही होगी इस समय, या इस वक्त ज़बरदस्त बारिश चल रही होगी, या ज़बरदस्त झंझावत चल रहा होगा। तो अक्सर एग्जामिनर पूछ लेता है क्वेश्चन कि चक्रवात में कहाँ पर खड़े हुए व्यक्ति को ज़रा भी इस चीज़ का इल्म नहीं होता है कि बाहर मानसून गड़बड़ है या बारिश हो रही है, तूफान आ रहा है। तो चक्रवात की आंख में खड़े हुए व्यक्ति को जरा भी इस चीज़ का इल्म नहीं होता, क्योंकि मानसून बिल्कुल खुला और साफ होता है। क्लियर? जिसके चलते यहाँ पर अच्छी खासी मात्रा में बारिश भी होती है। ये जो चक्रवात का केंद्र होता है, तो चक्रवात की यानी चक्रवात की आंख का जो केंद्र व्यास होता है, ये होता है करीब 25 से 30 किलोमीटर, 25 से 30 किलोमीटर आँख यानी केंद्र का व्यास होता है, जबकि पूरे चक्रवात का व्यास जो है 500 से 600 किलोमीटर तक का होता है। तो आप आइडिया लगा सकते हैं कितना बड़ा चक्रवात होता होगा, कितना बड़ा होता होगा। ठीक है, तो उसके लपेट में आने वाले वक्त लुढ़क जाते हैं, उल्ट पुल्ट जाते हैं। ठीक, तो ये
आप देखिए, ये मैंने बनाने की आपको समझने की कोशिश की। उत्तरी गोलार्ध में जो चक्रवात आता है, यानी हमारे यहाँ हमारे जो शीतोष्ण चक्रवात आता है, ये घड़ी की विपरीत दिशा में चक्कर लगाता है। देखिए इंडिकेट कर रहे हैं रो, इसको ऐसे ऐसे घड़ी ऐसे चलती है। तो ये अक्सर पूछ लिया जाता है उत्तरी गोलार्ध में चक्रवात आते हैं उनकी दिशा कैसी होती है, तो एंटी क्लॉकवाइज होती है, अर्थात घड़ी की विपरीत दिशा। जबकि दक्षिणी गोलार्ध में चक्रवात की दिशा क्या होती है, तो घड़ी की दिशा में चक्रवात आते हैं, घड़ी की दिशा में वहाँ हवा चक्कर लगाते हैं, यहाँ पर घड़ी की विपरीत दिशा में चक्कर लगाते हैं। क्लियर। तो यहाँ पर जो चक्रवात का व्यास होता है 500 से 600 किलोमीटर तक का होता है, जबकि चक्रवात की आंख यानी चक्रवात का केंद्र का जो व्यास होता है 25 से 30 किलोमीटर तक का होता है। क्लियर। आगे दूसरी चीज, चक्रवात की आंख समझे आप कि चक्रवात की आंख में खड़े हुए व्यक्ति को जरा सा इस चीज़ का इल्म ही नहीं होता है कि यहाँ पर ये कंडीशंस होती होगी। इतनी ज़बरदस्त बाहर हमारे यहाँ बारिश होती है, झंझावत चल रहा होगा, तूफान चल रहा होगा। अगला, चक्रवात बनने की परिस्थितियाँ क्या होती हैं, चक्रवात कैसे बनता है, कौन कौन सी कंडीशंस होनी चाहिए जिससे चक्रवात की उत्पत्ति हो जाती है, चक्रवात का जन्म हो जाता है। तो चलिए देखते हैं। जो चक्रवात होता है वह चक्रवात बनने के लिए सागर के सतह का तापमान 27 डिग्री सेल्सियस से अधिक होना चाहिए, 27 डिग्री सेल्सियस से अधिक होना चाहिए, अर्थात प्लस यानी अधिक होना चाहिए। प्लस जो है अधिकता को इंडिकेट कर रहा है। क्लियर। अधिक होना चाहिए जिसकी वजह से वहाँ पर क्या बोलते हैं उसको, हाँ, वाष्पीकरण क्रिया तेजी से हो सके, जिसके चलते अब हमारे यहाँ तो वो वाष्पीकरण जब क्रिया तेजी से होगी तभी तो अच्छा खासा मानसून तैयार होगा। तो 27 डिग्री। अब आपके दिमाग में एक चीज़ आती होगी कि ये जो 27 डिग्री टेम्परेचर विषुवतीय क्षेत्र की ओर ही ज़्यादा तैयार होता है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र जो होता है, रीजन ऑफ उष्णकटिबंधीय यानी विषुवत क्षेत्र जो होता है, वहाँ पर वर्ष भर सूर्य की किरणें लंबवत पड़ते हैं, जिसके चलते अच्छी खासी वहाँ पर गर्मी होती है, वाष्पीकरण क्रिया बहुत आसानी से होती है। तो 27 डिग्री सेल्सियस से प्लस होना चाहिए। जबकि अगर 24, 25 यहाँ तक अगर 26 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर है समुद्री सतह का, तभी चक्रवात भी नहीं गए। 27 डिग्री सेल्सियस से अधिक होना चाहिए, 27 डिग्री टेम्परेचर मोर देन। ठीक। आगे, जबकि अब आपके जहन में एक चीज़ होनी चाहिए, मैंने तो ये कह दिया 27 डिग्री सेल्सियस से अधिक होना चाहिए, तो आप सोच होंगे कि विषुवत क्षेत्र में बहुत अच्छे खासे जबरदस्त चक्रवात आते होंगे, जबकि जो चक्रवात है वह शीतोष्ण कटिबंध में आते हैं, उष्ण कटिबंध में नहीं आते हैं। उष्ण कटिबंध क्या होता है, उष्ण कटिबंध जैसे पृथ्वी है तो इसके 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 10 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के क्षेत्र होता है, उष्ण कटिबंधीय होता है। जबकि 10 से 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 10 से 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश का जो क्षेत्र होता है शीतोष्ण चक्रवात, शीतोष्ण चक्रबंधी होता है। शीतोष्ण कटिबंधी में ही चक्रवात आते हैं। रीजन, क्योंकि अगर जितना ही आप ध्रुवों से विषुवत रेखा की ओर आएंगे तो कैरियोलिस बल, एक होता है कैरियोलिस बल, कैरियोलिस बल का जो मान होता है वो घटता जाता है, जबकि विषुवत रेखा से ध्रुवों को जितना जाओगे उतना बढ़ता जाता है। तो कैरियोलिस बल का मान अगर 0 है तो हमारे चक्राकार नहीं घूमेंगे, इसलिए कैरियोलिस बल का मान 0 से अधिक होना चाहिए। तो शीतोष्ण चक्रवात यानी शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में कैरियोलिस बल का मान 0 से अधिक होता है, इसीलिए यहाँ पर चक्रवात आते हैं। यहाँ पर तो और अच्छे चक्रवात आने चाहिए, लेकिन यहाँ पर कैरियोलिस बल का मान 0 होता है, जिसकी वजह से यहाँ पर हवाएं क्या चक्राकार नहीं घूम पाती है। इसी के साथ आपके जो मैंने बता रखा है कि महाद्वीप के पूर्वी तट पर अक्सर चक्रवात आते हैं, क्योंकि पूर्वी तट पर जो जलधारा होती है गर्म जलधारा होती हैं, ये भी कंडीशंस हैं। साथ ही जैसे आप देख लिए अमेरिका का हरिकेन चक्रवात है, ठीक, चीन फिलीपींस का टाइफून, ऑस्ट्रेलिया का विली विली, भारत के अपने साइक्लोन, ये जो चक्रवात है आपके, ये आप देखिए मैप उठाकर, ये पूर्वी तट पर ही उत्पन्न होते हैं, पूर्व से पश्चिम को प्रभावित होते हैं। ठीक है, तो इसलिए ये जो चक्रवात है किसी भी महाद्वीप के पूर्वी तट पर आते हैं। अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपका आंसर सही होना चाहिए। ठीक। आगे, कैरियोलिस बल के बारे में मैंने बता दिया। कैरियोलिस बल का अक्सर पूछ लिया जाता है, ये साइंस में भी क्वेश्चन आता है और ज्योग्राफी में भी आता है, इसलिए कॉमन चीज़ है। तो कैरियोलिस बल का मान विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर बढ़ेगा, जबकि ध्रुवों से विषुवत रेखा की ओर आने पर घटेगा। ठीक। और साथ ही ये भी जान लें कि अगला पॉइंट है उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के स्रोत, यानी स्रोत क्या है। इसके 2 स्रोत हैं। पहला स्रोत होता है वाष्पन की गुप्त ऊष्मा, वाष्पन गुप्त ऊष्मा, दूसरा संघनन की गुप्त ऊष्मा। क्या होता है
समझे? जब जलवाष्प जलवाष्प की जब गुप्त ऊष्मा जल बूंदों में, यानी जलवाष्प जब जल बूंदों के रूप में बदलता है तो जलवाष्प की जो गुप्त ऊष्मा है वो वायुमंडल में लुप्त हो जाती है, वायुमंडल में मिल जाती है। उसके बाद जलवाष्प का जल बूंदों के रूप में बनना संघनन कहलाता है। तो उसकी जो गुप्त ऊष्मा होती है, ये दो को यानी वाष्पीकरण अर्थात वाष्पन की गुप्त ऊष्मा और संघनन की गुप्त ऊष्मा, इन दोनों की गुप्त ऊष्मा का ही बहुत बड़ा रोल होता है। ठीक है, आया समझ में? आगे यानी कौन कौन से दो रीजन है? एक वाष्पन की गुप्त ऊष्मा, दूसरी संघनन। संघनन क्या होता है अक्सर पूछ लेता है। तो वाष्पीकरण के बाद टेम्परेचर घटता जाता है। भाई टेम्परेचर घटेगा नहीं तो जल बूंद के रूप में आएगा नहीं, जल बूंदों के रूप में बनेगा नहीं तो संघनन होगा नहीं। यानी वाष्पीकरण का जल बूंद में बदलना संघनन कहलाता है। आगे जल का वाष्प में बदलना वाष्पीकरण कहलाता है। वाष्पीकरण का पुनः जल बूंदों में बदलना संघनन कहलाता है। तो वाष्प में जो ऊष्मा होती है उसकी गुप्त ऊष्मा वायुमंडल मिल जाती है, जब जल बूंद में आ जाता है संघनन। फिर संघनन के बाद जब जल बूंद आती है बनती है तो वो गुप्त ऊष्मा होती है। क्लियर? दो गुप्त ऊष्मा यहाँ पर काम करती हैं। अगला चक्रवात की मृत्यु। चक्रवात की मृत्यु के दो कारण हैं। पहला तो आप ये जान लें, जब तक चक्रवात की आंख को संघनन की गुप्त ऊष्मा मिलती रहेगी तब तक चक्रवात तबाही मचाता रहेगा। क्लियर? दूसरा, अब मृत्यु कैसे होगी? मृत्यु के दो कारण। पहला, चक्रवात जब उष्णकटिबंधीय चक्रवात जब क्षेत्र क्या बोलते हैं इसको, उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों से ध्रुवीय क्षेत्रों की ओर जाएगा, यानी ठंडे क्षेत्रों की ओर, तो वहाँ पर संघनन की गुप्त ऊष्मा समाप्त हो जाती है, जिसकी वजह से इसकी आँख को गुप्त ऊष्मा, संघनन की गुप्त ऊष्मा मिलेगी नहीं, और मिलेगी नहीं तो ये अपने आप समाप्त हो जाएगा। दूसरा ये, जब ये सागरी महासागर से स्थल की ओर आएगा तो स्थल की ओर आते आते या स्थल में पहुंचते ही संघनन को गुप्त ऊष्मा मिलना समाप्त हो जाती है, जिसकी वजह से आकर चक्रवात समाप्त हो जाता है। ये दो कारण है। फिर एक क्वेश्चन यहाँ से पूछता है कि चक्रवात में सर्वाधिक बारिश कहाँ होती है? तो आपका आंसर होगा चक्रवात में सर्वाधिक बारिश चक्रवात की आँख के दीवार के सहारे होता है। चक्रवात में सर्वाधिक वर्षा आँख की दीवार, ये आँख है, ये इसकी दीवारें हैं, इस दीवार के सहारे होती सर्वाधिक बारिश। इधर होगी, इधर नहीं होगी, इधर होगी, इधर नहीं होगी। ठीक, यानी केंद्र में नहीं होती चक्रवात की आँख। चक्रवात के केंद्र को ही चक्रवात की आँख बोलते हैं। आगे समझ में? क्योंकि यहाँ पर हमारे बहुत तेज़ी से आती है, आने के बाद एक सीमा पर आकर टकराकर ऊपर उठ जाती हैं, इसलिए अवसरित होकर। तो ये रहा चक्रवात, और उम्मीद करते हैं आप सभी को बखूबी समझ में आया होगा। और मेहनत करिए, आगे बढ़िए ज़िंदगी में। सफलता जो है आँख की पहचान दुनिया से कराती है, और असफलता दुनिया की पहचान आपसे करा देती है। समझिए, यही रहा आज का चक्रवात का टॉपिक। बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान से पढ़िएगा, आसानी से पढ़िएगा। बहुत ही सरल शब्दों में मैंने समझाने की कोशिश की है। आज सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।